गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, मैं आरबी लेगा हमारे और आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स टॉपिक पर आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम अपने इस वीडियो लेक्चर में देखने वाले हैं आरबीसी क्लास 10th मैथमेटिक्स, जिसका तीसरा चैप्टर पॉलिनोमियल्स यानी बहुपद। इससे पहले हमने 2 लाइव क्लास कर रखी है, उन दोनों क्लासों को आपने बहुत ही प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। उन दोनों चैप्टर में हमने पहले वाला जो लाइव क्लास हुआ था उसमें हमने चैप्टर फर्स्ट देखा था वैदिक मैथमेटिक्स, उसमें से कितने नंबर के क्वेश्चन आते हैं वो वगैरह सारा हमने देख लिया था। उसके सारे कॉन्सेप्ट, सारे के सारे क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं वो सारे हमने डिस्कस किए थे। उसके बाद में जो सेकेंड लाइव क्लास हुई थी उसमें हमने चैप्टर नंबर 2 से संबंधित जितने भी प्रकार के प्रश्न बनते हैं वो सारे डिस्कस किए थे। आज हम देखने वाले हैं जो हमारा चैप्टर नंबर 3 है पॉलिनोमियल एंड बहुपद, इसके बारे में। इसमें से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, कितने नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं, इस प्रकार की सारी जानकारी हम लेने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि ये वाला जो चैप्टर है इसका वेटेज यानी अंक भार कितना है, कितने मार्क्स का ये यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ से 3 नंबर के प्रश्न आता है, 3 नंबर का एक प्रश्न ही आता है। यहाँ से 3 नंबर का एक प्रश्न, यानी ये कौन सा प्रश्न होता है पहले वो भी बात करते हैं। ये हमारे बोर्ड एग्जाम में, यह हमारे बोर्ड एग्जाम में होता है क्वेश्चन नंबर 16, यानी जो हमारे सेक्शन डिवाइड रहते हैं, पहला भाग, दूसरा भाग, यानी खंड ए बी सी डी, ये इस प्रकार होते हैं। पहले वाले भाग में 1-1 नंबर के 10 प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद दूसरे वाले भाग में हमारे पास में 2-2 नंबर के 5 प्रश्न पूछे जाते हैं। ये जो तीसरे वाला पार्ट होता है सेक्शन सी, उसका पहला प्रश्न होता है हमारे पास में 3 नंबर का। अब आज के इस चैप्टर में हम ये पूरा देखने वाले हैं कि इसमें से 3 नंबर का कौन कौन सा प्रश्न पूछे जाने योग्य है और कौन सा प्रश्न जो है किस प्रकार से हमें हल करना है और लिखने का तरीका हमारा क्या होना चाहिए। देखिए, इन आने वाली टोटल 10 लाइव क्लासों के दौरान हमें अपनी मैथ को इस प्रकार से मजबूत करना है कि हम जितने भी मार्क्स लेकर आना चाहते हैं, मान लो अगर आप 100/100 का दम रखते हो, अगर आप 100/100 का दम रखते हो तो आपने बहुत सही कर रहे हो। ये 100/100 इन 10 क्लासों के अंदर आपने पूरी क्लासें एकदम ईमानदारी के साथ अटेंड करी है तो आप आसानी के साथ 100/100 स्कोर कर पाओगे। अगर कंपलसरी नहीं कि सबके 100/100 आते हैं, ठीक है। अब जो विद्यार्थी 100/100 नहीं ला सकते उनको क्या फायदा मिल रहा है, उनके लिए वो फायदा मिलेगा, श्योरिटी है, जो भी मार्क्स आप लेकर आ रहे थे, जो भी मार्क्स आप पहले लेकर आ रहे थे, अब इन 10 लाइव क्लासों को देखने के बाद आप खुद ये बोलोगे कि हाँ, आपको प्रत्येक वीडियो की सहायता से कुछ भी हो जाए, एक वीडियो को देखने पर अगर आप 2 नंबर भी बढ़ा पाते हैं तो 10 वीडियो को देखने पर आप आसानी के साथ 20 नंबर आसानी के साथ इंक्रीज कर पाओगे। तो देखिए, इस प्रकार ये सभी वीडियो आपको शुरू से लेकर अंत तक देखने हैं। आज इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा और साथ ही साथ कमेंट भी करते रहिए कि आपको कौन सा प्रश्न किस प्रकार का लगता है, कौन सा प्रश्न अच्छा लगता है। अगर आपको कोई क्वेश्चन करने के लिए बोला जाए तो तुरंत ही आपको इसको रफ कॉपी में नोट डाउन कीजिए और उसके आंसर जो है वो तुरंत ही कमेंट सेक्शन में लिखिए। अब हम बात करते हैं कि इसमें से कौन कौन से प्रश्न जो है वो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हम बात करेंगे, तो पहले सबसे पहले जो प्रश्न आएगा वो इस प्रकार से होता है। देखिए, पहला जो प्रश्न है वो हम पहला प्रश्न ये वाला ले लेते हैं। अगर हमें कोई भी एक बहुपद दिया गया हो, कोई भी एक बहुपद दिया है, प्रश्न इस प्रकार का है, द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात कीजिए। यहां देखिए, एक बार के लिए आपको पूरा प्रश्न लिख देता हूं। देखिए, बहुपद क्या होता है, समीकरण क्या होती है, ये वाला सारा इंट्रोडक्शन हम नहीं देख रहे हैं, हम केवल वो प्रश्न देख रहे हैं जो बोर्ड एग्जाम के लिए हमारे पास इंपॉर्टेंट है। और जितने दिन बचे हैं उनमें हमारा सारा का सारा कोर्स करना है, इसलिए इंट्रोडक्शन वाला पार्ट नहीं देख रहे हैं हम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है। हर प्रकार का प्रश्न जो है एक बार हम हल करने की कोशिश करेंगे, किसी भी प्रकार का प्रश्न हम छोड़ने वाले नहीं है, हर प्रकार का 1-2 प्रश्न करने वाले हैं। तो देखिए, हमारे पास में प्रश्न जो है इस प्रकार का लिखा हुआ है कि द्विघात बहुपद, क्या लिखा है, द्विघात
बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 के शून्यक ज्ञात कीजिए, के शून्यक ज्ञात कीजिए तथा शून्यक एवं गुणांकों के बीच शून्यक एवं गुणांकों के बीच संबंध के सत्यता की जांच करो। आप साथ साथ इसका आंसर करके कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं के बीच संबंध के सत्यता की जांच करो। यह हमारा प्रश्न है पहले प्रकार का। इस प्रकार का अगर प्रश्न बोर्ड एग्जाम में 3 नंबर के लिए हमारे पास पूछा जाए तो हमें आंसर किस प्रकार से लिख कर आना है वो देखते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूं इस प्रश्न की। यहां मैं लिख देता हूं जो बहुपद दिया गया है, यहां लिख देता हूं दिया गया बहुपद। हमारे पास में कौन सा बहुपद दिया गया है वो मैं लिख देता हूं। जो हमारे पास में पॉलिनोमियल दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। अब इसको हल करना है, यानी कि इसके शून्यक ज्ञात करने, इसके जीरोज ज्ञात करने। तो देखिए जिस बहुपद की घात जितनी होती है उसके शून्यक भी उतने ही होते हैं, उसके जीरोज भी उतने ही होते हैं। तो देखिए मैं क्या कर देता हूं, इस बहुपद को एक समीकरण के रूप में लिख देता हूं। ये वाला बराबर 0 आते समीकरण बन जाता है। ठीक है, यहां इस 2 के लिए मुझे फैक्टर्स करने, टुकड़े करने, गुणनखंड करने। इस 2 के ऐसे कौन से 2 टुकड़े हैं जिनको जोड़ने पर तो मेरे पास में 2 आता है, परंतु गुणा करने पर हमारे पास में कितना आना चाहिए था, 8 आना चाहिए। मेरे पास में 2 ऐसी वैल्यू चाहिए जिनको गुणा करने पर 8 आता है। कितना आना चाहिए, 8। तो ऐसी 2 वैल्यू फटाफट आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए कि कौन सी वैल्यू है जिनको जोड़ने पर आपके पास में 2 आता है तथा गुणा करने पर 8 आता है। तो जल्दी से लिखिए, बाद में मैं आपको बता देता हूं कि कौन सी वैल्यू होगी। काफी जने जुड़े हुए हैं हमारे साथ में, तो देखिए मैं बता देता हूं आपको। यहां जो एक्स स्क्वायर है वो तो एज इट इज रहेगा। अब मेरे पास में 2 है, 2 के 2 टुकड़े कर देता हूं। यहां मैं लिख देता हूं 8 लेकर आने थे मुझे। कैसे, दोनों को गुणा करने पर 8 आने चाहिए थे। तो इसके एक तो 4 प्लस का, 4 माइनस का और 2 मेरे पास में प्लस का, या आप ऐसा भी कर सकते थे। ये मेरे पास में 8 है। ऐसी कौन कौन सी संख्या है जिनको गुणा करने पर 8 आता है? तो देखिए मैं यहां बताता हूं। छोटी संख्या हो तो आप इस प्रकार से आसानी से चेक कर सकते हैं। ये 2 ही नंबर है जिनको गुणा करने पर 8 आता है। तो देखिए 8 और 1 से तो आप 2 बना नहीं सकते, 4 और 2 से आप 2 बना सकते हो, ये 2 आना चाहिए। अब 2 वैल्यू आपके पास माइनस की आनी चाहिए, इसलिए इन दोनों में से बड़ी वाली वैल्यू आपने माइनस की ले ली। ये माइनस का 8 बराबर आपके पास में 0। इन दोनों में हमारे पास में क्या कॉमन आता है वो देखिए। इनमें पहले तो मेरे पास x कॉमन आ रहा है, इन दोनों में से x कॉमन ले लिया, यहां बचेगा मेरे पास में x, ये माइनस का चिन्ह। 4x में से मैंने x कॉमन ले लिया, मेरे पास बच गया 4। अब मेरे पास में यहाँ प्लस का चिन्ह है, इन दोनों में मेरे पास 2 कॉमन आता है और x माइनस 4 बराबर मेरे पास में 0। अब देखिए मेरे पास में दोनों ब्रैकेट में वैल्यू समान है। यहाँ दोनों ब्रैकेट में जो वैल्यू लिखी हुई है वो समान वैल्यू लिखी हुई है, तो दोनों में से एक ब्रैकेट कॉमन ले लेता हूं। ये वाला ब्रैकेट मैंने कॉमन ले लिया। कॉमन लेने के बाद में यहां पर मेरे पास बच गया x। क्या हुआ, यहां दोनों ब्रैकेट है, दोनों ब्रैकेट में लिखी गई वैल्यू समान है, तो मैंने यहां से x, यहां बचेगा x। ये कॉमन लेने के बाद में ये बीच में दोनों के प्लस का निशान है और ये मैंने लिख दिया 2, ये वाला बचेगा बराबर 0। यदि 2 नंबर्स का प्रोडक्ट यानी दोनों का गुणा जो है हमारे 0 के बराबर आ रहा है, 2 नंबर का गुणा हमारे पास में 0 होता है, तो या तो पहले वाला नंबर 0 है या दूसरे वाला नंबर 0 है या फिर दोनों ही नंबर 0 है। तो यहां मैं लिखता हूं यदि x माइनस 4 बराबर 0 है तो x की वैल्यू हमारे पास प्लस के 4 आएगी। ये हमारे पास x का एक मान आ गया, इसका 1 0 आ चुका है, 1 शून्य आ चुका है। और यदि आपके पास में x प्लस 2 बराबर 0 है तो यहां से हम कह सकते हैं
कि x की जो वैल्यू है वो हमारे पास में कितनी आएगी, -2। x के हमारे पास 2 मान आने चाहिए थे, दोनों मान आ चुके हैं। पहले वाला जो मान है उसको मैं मान लेता हूं अल्फा, दूसरे वाला जो मान है उसको मैं मान लेता हूं बीटा। देखिए प्रश्न में क्या लिखा था, बहुपद के शून्यक ज्ञात करो। बहुपद के 2 शून्यक आए हमारे पास में, अल्फा और बीटा। क्या है, अल्फा और बीटा। तो यहां लिख देता हूं बहुपद कौन सा है, x² - 2x - 8 के शून्यक। इसके 2 शून्यक आए हैं, एक को मैंने अल्फा माना, अल्फा बराबर 4, व एक को मैंने बीटा माना है, बीटा बराबर -2 है। ये मेरे पास में 2 इसके शून्यक आ चुके हैं। आगे मेरे पास में प्रश्न में और क्या लिखा है, तथा शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध के सत्यता की जांच करो। अब देखिए जांच कैसे करेंगे, यहां मैं लिखता हूं सत्यता की जांच। सत्यता की जांच करने से पहले देखिए मैं यहां लिखता हूं एक बार के लिए, ये x² - 2x - 8 ये वाला लिखा है। इनमें ये क्या क्या वैल्यू है वो सारी हमें पता होनी चाहिए। अब देखिए मैं यहां लिखता हूं सत्यता की जांच जो है उसमें क्या क्या चीजें काम आएगी। जो हमारे पास में सत्यता की जांच, सत्यता की जांच कुछ इस प्रकार से की जाती है। पहले लिखना इसका शून्यकों का योगफल। पहले पॉइंट क्या होता है, शून्यकों का योगफल, ये लिख दिया सम ऑफ जीरोज। योगफल यानी एक तो अल्फा है और दूसरा बीटा। यदि शून्यकों का योगफल हमारे पास में अल्फा प्लस बीटा बराबर कुछ इस प्रकार का आना चाहिए, कौन सा, -b/a। अब माइनस का साइन तो ठीक है, b/a क्या है, b है कोफिशिएंट ऑफ x यानी x का गुणांक। b क्या है, b यहां पर जो है b है x का गुणांक, कोफिशिएंट ऑफ x। और a क्या होता है, a होता है हमारे पास में x² का गुणांक यानी कोफिशिएंट ऑफ x²। ये हमारे पास होते b/a हो गया। अब इस प्रश्न में चेक करते हैं कि क्या लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारे पास में बराबर है अथवा नहीं है। योगफल करेंगे। पहले मेरे पास अल्फा का मान 4 दिया हुआ है तो यहां मैं लिख देता हूं ये प्लस का 4, प्लस बीटा का मान मेरे पास में -2 है तो यहां लिख देता हूं -2 बराबर b। पहले माइनस का सिंबल लगाना। b की वैल्यू क्या है, देखिए b है मेरे पास x का गुणांक यानी -2 तो यहां लिख देता हूं -2 बट्टे a होता है x² का गुणांक। x² का गुणांक में कोई नंबर नहीं है, कोई नंबर नहीं यानी 1 लिखा हुआ है तो यहां मैंने लिख दिया 1। 4 प्लस का और 2 माइनस का, मेरे पास बचेगा यहां पर 2, किसका, प्लस का बचेगा माइनस का बचेगा, ये तो प्लस का आया। अब देख कई विद्यार्थी ऐसा कह देते हैं इधर तो 2 प्लस का आता है और इधर 2 माइनस का आता है, दोनों गलत, ये गलत नहीं है। अब देखिए हमें एक चीज और ध्यान में रखनी है, साथ ही साथ कौन सी ध्यान रखनी है, इनके जो चिन्ह होते हैं उनकी बात। ये माइनस का चिन्ह यहां सूत्र के अनुसार था, यहां ये x का जो कोफिशिएंट है मेरे पास में लिखा है -2, एक माइनस का मेरे पास सूत्र के अनुसार और एक माइनस का इस क्वेश्चन के अनुसार, तो ये माइनस और ये माइनस मिलकर के मेरे पास क्या हो जाएगा, प्लस। अब मैं कह सकता हूं कि मेरे पास में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर है। ये पहला कंप्लीट हो गया। इसी प्रकार से दूसरा होता है कि शून्यकों का गुणनफल, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, शून्यांकों का गुणनफल। अब गुणनफल किसके बराबर होता है वो बात करते हैं हम। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a, जहां c होता है अचर पद, c क्या होता है, अचर पद, तथा a जो है a वापस वही है x² का गुणांक। a क्या है, x² का गुणांक होता है। क्या होता है, देखिए जो x² है उसके गुणांक को a से रिप्रेजेंट करते हैं, जो x का गुणांक होता है इसको b से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो हमारे पास अचर पद होता है, कांस्टेंट वैल्यू होती है, उसको c से रिप्रेजेंट करते हैं। तो गुणांक उन दोनों का क्या हो जाएगा, अल्फा। अल्फा की वैल्यू हमारे पास में लिखी हुई है 4, बीटा की वैल्यू हमारे पास में -2 बराबर c का मान देखिए ये -8, ये -8 लिख दिया। a का मान हमारे पास में 1 लिखा हुआ पहले ही,
ये देखिए 4 गुणा 2 माइनस का 8 बराबर ये माइनस का 8, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू दोनों बराबर है। ये हमारे सत्यता की जांच है। ये भी हमारे पास बराबर आ रहा है, ये भी हमारे पास बराबर आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि इस बहुपद के जो शून्यक है वो प्लस का 4 और माइनस का 2 सत्य है। इस प्रकार अगर प्रश्न हमारे पास पूछा जाए कि बहुपद के शून्यक ज्ञात करो तथा उनके शून्यक तथा गुणांकों के बीच संबंध के सत्यता की जांच करो, तो ये हमें इस प्रकार से लिखना है। तब हमारे पास में 3 नंबर प्राप्त होते हैं। हमें कितने नंबर प्राप्त होते हैं? 3 नंबर। इस प्रकार से हमारा ये सारा का सारा फॉर्मेट लिख करके आना है। अब देखिए अगर ये प्रश्न है और किस प्रकार से पूछा जा सकता है। इसमें हमें बहुपद दिया गया था और उसके शून्यक पूछे गए थे। अब दूसरा ऑप्शन हम ये ले लेते हैं, अगर हमें क्या दिए गए हो, यदि उसके शून्यकों का योगफल दिया गया हो तथा उनका गुणनफल दिया गया हो, तब बहुपद किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है उसकी बात करेंगे। देखिए मैं प्रश्न लिख देता हूं यहां। प्रश्न इस प्रकार से पूछेगा, बहुपद ज्ञात कीजिए यदि बहुपद ज्ञात कीजिए यदि शून्यकों का योगफल शून्यकों का हमें क्या क्या दिया हुआ है। देखिए एक तो दिया हुआ है शून्यकों का योगफल, एक हमें और दिया गया है कि शून्यकों का गुणनफल प्रोडक्ट। ये 2 चीजें हमें दी हुई है प्रश्न में। ये हमारा जो एक्सरसाइज है 3.1 उनके ये पहला जो प्रश्न था हमने अभी किया है, वो वाला प्रश्न तो ऐसा था कि उसके पहले तो उसके शून्य ज्ञात करने हैं, उसके बाद उनके सत्यता की जांच करनी होती है। ये इसका दूसरा प्रश्न है कि योगफल दिया हुआ है और गुणनफल दिया हुआ है। योगफल को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे थे? अभी हमने बताया था उसको ए अल्फा प्लस बीटा से, और गुणनफल को हम रिप्रेजेंट कर रहे थे अल्फा इंटू बीटा से। इन दोनों की हमारे पास में वैल्यू दी गई है और हमारा जो किताब का प्रश्न है उसमें लिखा है शून्यकों का योगफल हमारे पास में माइनस का 3 है और गुणनफल हमारे पास में प्लस का 2 लिखा हुआ है। तो हमें उसका जो बहुपद है वो बहुपद ज्ञात करना है। तो हम बात करेंगे कि बहुपद किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है। तो बहुपद ज्ञात करने के लिए एक फॉर्मूला है, वैसे बेसिक सा एक बहुपद ज्ञात करने का एक फॉर्मूला है और हमें ये फॉर्मूला किस प्रकार से याद रखना। देखिए छोटा सा फॉर्मूला है, ज्यादा कोई दिक्कत वाला है नहीं। ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस एल्फा इंटू बीटा। ये हमारा होता है किसी बहुपद को ज्ञात करने का फॉर्मूला। तो इसमें ये एक वाला होता है क्या, देखिए एक्स स्क्वायर अपने स्थान पर, ये माइनस का चिन्ह, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास में प्रश्न में दी जाती है। अब देखिए कई विद्यार्थी ऐसा सोच लेते हैं कि हमारे पास में प्रश्न में जो 2 वैल्यू दी हुई है वो अल्फा और बीटा की है। अल्फा और बीटा की वैल्यू नहीं है। हमारे पास में जो पहली वैल्यू है, हमारे पास में जो पहला मान लिखा हुआ है, पहला मान तो ये है अल्फा प्लस बीटा का, यानी इस ब्रैकेट की वैल्यू है वो हमारे पास माइनस के 3 है। तो यहां मैं लिख देता हूं माइनस का 3 और बाहर गुणा में x लिखा हुआ है प्लस अल्फा गुणा बीटा का मान हमारे पास में दिया हुआ है 2, तो इसकी जगह में लिख देता हूं 2। अब देखिए ये जो ब्रैकेट है इस ब्रैकेट को हम सोल्व करते हैं तो यहां लिखेंगे एक्स स्क्वायर, ये माइनस और माइनस मिलकर के प्लस का हो जाएगा और ये हो गया 3x प्लस का 2। कंपल्सरी नहीं आपके पास संख्या यही दी जाए, संख्या आपको कोई भी दी जा सकती है, आपको फ्रैक्शन यानी भिन्न के रूप में भी दिया जा सकता है। कोई भी नंबर है, जैसे आपको दे दिया कि योगफल भी 1/4 है, गुणनफल भी 1/4 है, ऐसा भी हो सकता है। एक इन दोनों में से कोई एक प्लस का दे दिया, एक माइनस का दे दिया जाए। अगर आप प्रश्न हल करते समय इन तीनों में कहीं पर भी एक फ्रैक्शन की वैल्यू आ रही है, जैसे मैं इसी में मान लेता हूं अगर किसी प्रश्न में आपको हल करते समय यहाँ पर ऐसी वैल्यू प्राप्त होती है एक्स स्क्वायर प्लस 3x/2, अगर ऐसा मान प्राप्त होता है तो क्या करेंगे, ये जो 2 लिखा है इस 2 को तीनों से गुणा कर दो, यहां पर भी गुणा कर दो, यहां पर भी गुणा कर दो और यहां पर भी गुणा कर दो। ये 2 से 2 कट जाएगा, तब आपके पास आंसर आएगा कि 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 गुणा 2 4। ये इस प्रश्न का आंसर नहीं है, मैं ये बता रहा हूं अगर हमारे पास किसी और प्रश्न में ऐसा अगर आए तो हमें किस प्रकार से उसको हल करना है। ये हमारा यहाँ कंप्लीट होता है।
अब हम उससे आगे वाला जो किस प्रकार का प्रश्न आता है हमारे पास उसकी बात करते हैं। हमने 2 प्रकार के प्रश्न देख लिए, उनके शून्यकों से संबंधित। अब हमारा जो तीसरे प्रकार का प्रश्न है, तीसरे प्रकार का प्रश्न हमारे पास में कौन सा पूछा जाता है वो देखते हैं। अब हम बात करते हैं हमारा जो एक्सरसाइज 3.2 है, जो प्रश्नावली 3.2 है, उसमें आती है विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय। उसमें क्या है? विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय। अब ये है क्या चीज वो हमें समझनी है। विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय, ये से दिक्कत वाली बात नहीं, ये आप सब जानते हो, बस इसका पता नहीं है कि यही वाली विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय है क्या। भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल, भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, ये होती है विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय। भाज्य वो होता है जिस संख्या में भाग लगाया जाता है, भाजक वो होता है जिस संख्या का भाग लगाया जाता है, भागफल होता है जितनी बार भाग जाता है, और शेषफल यानी लास्ट में कितनी वैल्यू बचती है। अब देखिए ये प्रश्न हमारे पास बोर्ड एग्जाम में किस प्रकार से पूछा जाता है। देखिए ज्यादातर जो चांस है इस बहुपद यानी पॉलिनोमियल से 3 नंबर का जो प्रश्न पूछा जाता है इसी विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय के आधार पर पूछा जाता है। इसके आधार पर प्रश्न पूछने के 3-4 तरीके हैं। हम तीनों चारों तरीकों के एक एक प्रश्न हल करेंगे। आपको बहुत ही आसान तरीके से समझ में आ जाएगा कि ये प्रश्न जो है बोर्ड एग्जाम में कितने प्रकार से पूछे जा सकते हैं। तो पहला जो प्रकार है वो मैं यहाँ लिखता हूँ। पहला प्रश्न हमारे पास में ये है कि विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय। यहाँ देखिए ये मैं आपको पूरा प्रश्न आपको लिख करके बता देता हूं। प्रश्न ऐसा आएगा कि विभाजन एल्गोरिथम, विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय का प्रयोग कर fx, हमारे पास में fx दिया हुआ है 3x² माइनस x³ माइनस 3x प्लस 5 लिखा है। को एक बहुपद fx बराबर दिया हुआ है और एक दूसरा बहुपद और दिया है। को बहुपद, जो दूसरा बहुपद है हमारे पास दूसरा पॉलिनोमियल है वो gx बराबर दिया है x माइनस 1 माइनस x²। को इससे भाग दीजिए, को इससे भाग दीजिए। इतना भाग देने के बाद में हमें क्या पूछा जाएगा वो मैं आपको बता देता हूं। प्रश्न पूरा इस प्रकार से बोर्ड एग्जाम में आता है। विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय का प्रयोग कर fx में gx का भाग दीजिए तथा आगे हमें 2 चीजें पूछी जाएगी। एक तो हमारे पास में शेषफल पूछा जाएगा और एक हमारे पास में भागफल पूछा जाएगा कि भाग कितनी बार गया और शेषफल क्या प्राप्त हुआ, ये दोनों वैल्यू में पूछी जाएगी। तो देखिए इस प्रकार के प्रश्नों को कैसे हल करेंगे। सबसे पहला काम क्या है? सबसे पहला काम ये होता है हमारे पास में fx और जो gx दिए हुए हैं उन बहुपदों को सही क्रम में लिखना। अब सही क्रम में लिखने का मतलब क्या है? सही क्रम में लिखने का मतलब ऐसे है जो इनकी घातें हैं उन घातों को सही अरेंज करना है। जैसे हमारे पास में fx लिखा है, देखिए 3x² माइनस x³ माइनस 3x प्लस 5, ये सही सिस्टम से नहीं लिखा हुआ है। मेरे कहने का मतलब है जो घात जो है वो सबसे बड़ी है उस घात को सबसे पहले होना चाहिए था। हमारे पास में सबसे बड़ी घात कौन सी है? ये लिखी हुई है x³। उसके बाद में मेरे पास में लिखा है प्लस का 3x² जो कि ये वाला। उसके बाद में मेरे पास में लिखा है 3x। उसके बाद में मेरे पास 5 लिखा है। ठीक है, सबसे पहला काम ये ध्यान रखें कभी भी गलती नहीं करनी है। आपने अगर डायरेक्ट इसमें भाग लगा दिया तो भाग गलत आ जाएगा। पहला काम ये करना है उसको जो सही सिस्टम से लिखना है, मतलब इसकी घातों को सही अरेंज करना है। इसको कौन से क्रम में? देखिए ये घातों का घटता क्रम है। घातों का कौन सा है? घटता क्रम यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में। अब मैं इसमें इसका भाग लगाता हूं तो इसके लिए भी हमें चेक कर लेना होता है कि ये वाला सही सिस्टम से लिखा हुआ है या नहीं है। तो जो x² है वो सबसे पहले लिखा जाएगा, उसके बाद में हमारे पास प्लस का x लिखा जाएगा, उसके बाद में माइनस का 1 लिखा जाएगा। ये fx की वैल्यू है और ये वाली वैल्यू gx की है। हमने fx और gx दोनों मान लिख दिए।
अब मैं इसमें इसका भाग लगाता हूं तो जितनी बार ये भाग जाता है वो वैल्यू क्या आएगी हमारे पास में निकल करके, देखिए अब इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं हम। पहले मैं एक्स क्यूब में भाग लगाऊंगा एक्स स्क्वायर का, पहले मैं एक्स के क्यूब में मुझे भाग लगाना है किसका, एक्स के स्क्वायर का। तो यहां मैं लिखता हूं देखिए एक्स का क्यूब बट्टे एक्स का स्क्वायर, दोनों ही वैल्यू जो है मेरे पास में, दोनों ही वैल्यू मेरे पास में माइनस की है, तो मैं कह देता हूं कि माइनस से तो माइनस हट गया। एक्स स्क्वायर से जो क्यूब है यहाँ पावर 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ ओनली क्या बचेगा, एक्स ही तो बचेगा। इसका भाग इसमें गया ओनली एक्स बार, ये हमारे पास आया एक्स। इस x को मैं x क्यूब से गुणा करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा x का क्यूब, x को x स्क्वायर से गुणा किया तो x का क्यूब आ गया, ये प्लस का x और ये x और यहाँ पर इन दोनों को गुणा करेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा x स्क्वायर। अब इस x को -1 से गुणा करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा माइनस का x। इस प्रकार की ये वाली हमारे पास प्राप्त होता है मान। अब हमें क्या करना है, इसमें से इसको घटाने से ठीक पहले इनके जो चिन्ह हैं, इनके जो वैल्यूज है, इनके जो साइन है वो चेंज करने हैं। कैसे, अगर कोई वैल्यू माइनस की है तो उसको प्लस का करना है, अगर कोई वैल्यू प्लस की है तो उसको माइनस का करना है, और ये वाली वैल्यू माइनस की इसको प्लस का करना है। अब देखिए ये माइनस का था और ये प्लस का था, कट गया। यहां मेरे पास में 3 बार एक्स स्क्वायर है जो कि प्लस का, जबकि एक बार एक्स स्क्वायर माइनस का, 3 में से एक कम करना पड़ेगा मुझे, मेरे पास में ये वैल्यू बचेगी 2x स्क्वायर। अब मेरे पास में यहां और क्या लिखा हुआ है, और मेरे पास में ऐसा लिखा है कि 3x मेरे पास में माइनस का और x मेरे पास प्लस का, तो 3x में से ये वाला जो x मुझे कम करना पड़ेगा, मेरे पास में x बचेगा कितनी बार, 2 बार, 2x प्लस का मेरे पास जो वैल्यू काम में नहीं आई उसको एज इट इज लिख दिया। अब क्या करेंगे, अब मुझे 2x स्क्वायर में भाग लगाना है किसका, -x स्क्वायर का, तो ये वाली वैल्यू तो कट गई, मेरे पास ये 2 बचा और ये माइनस का चिन्ह बचा, तो यहां लिख देता हूं माइनस का 2। मतलब मेरा भाग कितनी बार जाता है, माइनस के 2 बार। -2 को -x स्क्वायर से गुणा करता हूं तो माइनस माइनस प्लस का 2x स्क्वायर, -2 को x से गुणा करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा माइनस का 2x, -2 को -1 से गुणा करूंगा तो माइनस माइनस मेरे पास प्लस के 2 प्राप्त हो गए। अब इनके चिन्ह चेंज करने, ये हो जाएगा माइनस का, ये हो जाएगा प्लस का, और ये हो जाएगा माइनस का। आप साथ ही साथ अगर इसको सोल्व कर रहे हैं तो उसका आंसर जो है आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं। मैं क्या कह सकता हूं, ये प्लस का और माइनस का कट गया, ये प्लस का और माइनस का कट गया, मेरे पास में 5 जो है वो प्लस का है और 2 मेरे पास माइनस का है। 5 - 2 मेरे पास आया 3, 5 - 2 कितना आया, 3। मुझे क्या क्या पूछा था, एक तो भागफल और एक शेषफल, तो मेरे पास में भागफल कितना आया, देखिए भागफल जो है भाग गया मेरे पास में x - 2 बार, और मेरे पास में जो शेषफल आया है वो शेषफल कितना आया, शेषफल आया मेरे पास 3। अगर प्रश्न में पूछा जाए भागफल और शेषफल ज्ञात करो तो हमें यहां तक लिखना है। इस प्रकार सबसे पहला काम तो क्या करना है, fx जो है सबसे पहली वैल्यू fx लिखेंगे खुद, ये तो हमने प्रश्न लिखा था। पहली आंसर की जो लाइन आएगी उसमें हम लिखेंगे fx, उसके बाद में जो fx है उसको सही अरेंज करेंगे, उसके बाद में gx को अरेंज करेंगे, तत्पश्चात हम भाग लगाएंगे, या फिर यहाँ एक लाइन लिख देंगे विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय से, उसके बाद में ये वाला आ गया पूरा। अब कई बार ऐसे यही जो प्रश्न है उसमें हमें पूछ लिया जाता कि विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय को की सहायता से जांच कीजिए कि ये इसकी वैल्यू है, तो इसकी जांच कैसे करेंगे, तो इसकी जांच करने के लिए देखिए ये वाला तरीका काम आएगा। भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। भाज्य मेरे पास में ये है जो fx की वैल्यू है, यानी कि माइनस का x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 बराबर भाजक जिस संख्या का मैंने अभी भाग लगाया है x स्क्वायर प्लस x माइनस 1। भागफल यानी कितनी बार भाग गया है, भाग गया मेरे पास में x माइनस का 2, और शेषफल यानी लास्ट में कितना बचा है, ये वाला 3। अगर इनको गुणा करने के बाद में 3 जोड़ेंगे, अगर ये वैल्यू इसके बराबर आती है तो हमारा क्वेश्चन एकदम करेक्ट है। तो चेक करते हैं, x इंटू एक्स स्क्वायर यानी माइनस का x क्यूब, x इंटू एक्स ये हो गया मेरे पास x स्क्वायर, x इंटू 1 ये मेरे पास माइनस का 1। ठीक है, अब और आगे बढ़ जाते हैं थोड़ा सा। जैसे ही आगे बढ़ेंगे हमारे पास कौन सी वैल्यू आ रही है, देखिए अब मैं क्या कह देता हूं, इस -2 को x स्क्वायर से गुणा करेंगे तो मेरे पास माइनस माइनस प्लस, प्लस का 2x स्क्वायर, -2 को मैं गुणा करता हूं किससे, प्लस x से, तो मेरे पास आ जाएगा माइनस के 2x,
कितने आ गए, माइनस के 2x आ चुके हैं। अब देखिए यहाँ मैंने जब x को 1 से गुणा किया था ना, तो यहाँ माइनस का x आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए मैंने 2 को x स्क्वायर से गुणा कर दिया, 2 माइनस का ये भी माइनस का ये प्लस हो गया, 2 को मैंने x से गुणा किया तो माइनस 2x हो गया, 2 को 1 से गुणा करूंगा, दोनों मेरे पास माइनस के है, तो यहाँ माइनस माइनस मेरे पास प्लस का 2 हो जाएगा और प्लस का 3। यहाँ देखिए ये माइनस का x का क्यूब, ये एक्स स्क्वायर, देखिए मेरे पास में किस प्रकार से कौन सी वैल्यू प्लस की है और कौन सी वैल्यू माइनस की है। मुझे वैल्यू एक्स स्क्वायर जो चाहिए था वो केवल और केवल क्या चाहिए था, माइनस का एक्स स्क्वायर। अब अगर मैं इस एक्स स्क्वायर को, मैंने भाग कितनी बार लगाया था, ये वाला, जब इसको इससे गुणा करता हूं तो हमारे पास में देखिए एक तो मेरे पास में प्लस का और एक मेरे पास में माइनस का, तो हमारे पास में जो वैल्यू निकल के आ रही है वो कुछ ऐसी वैल्यू है कि ये देखिए x का क्यूब तो हम लिख चुके हैं, x का क्यूब लिखने के बाद में हमारे पास और क्या लिखना है, ये देख मुझे क्या चाहिए, एक तो आ गया, अब ये चाहिए 3x स्क्वायर, ये मेरे पास में x स्क्वायर, ये 2 बार 2 और 1 मिलकर के मेरे पास में आ जाएगा 3x स्क्वायर, और आगे मुझे चाहिए 3x, कहां से आएगा, ये 2x रहा, ये x रहा, 2 और 1 मेरे पास हो गया 3x, 2 और 3 मिलकर के 5, ये वाला भाग इस भाग के बराबर है, इसलिए हमने जितना भी काम किया इस प्रश्न में वो हमारा करेक्ट है। ये हमारे जब पूछा जाए तो लिखना है, अगर हमें भागफल और शेषफल तक पूछा जाए तो इतना ही लिखना है। अब हम आगे वाला जो प्रश्न है वो देखिए किस प्रकार का पूछा जा सकता है। अब हम बात करते हैं, ये जो प्रश्न है, प्रश्न बोर्ड एग्जाम में जो पूछा जाए उसको लिखने का जो तरीका है वो एकदम सही होना चाहिए। लिखने को अगर किसी को क्वेश्चन पूरा आता है और लिखने का तरीका नहीं आता तो भी उसमें समस्या है, क्योंकि किसी चीज को आना और किसी चीज को लिख करके आना वो बहुत ही अच्छी प्रकार से, आप वहां जो कॉपी चेक करने वाला है उसको समझाने नहीं जा सकते कि मैं यहाँ 2 लिखना चाहता था, 5 लिखना चाहता था, यहाँ आपको दिखाई नहीं दे रहा है। मतलब जो भी आप चीज लिखे एकदम साफ और स्वच्छ तरीके से लिखना है, कॉपी में काट छाट बिल्कुल भी नहीं करनी है, बहुत ही अच्छी प्रकार से सुंदर सुंदर राइटिंग में आपको आंसर लिख करके आना है। आपका ये जो आगे वाला जो प्रश्न है वो बहुपद एक दिया हुआ है हमारे पास में, f ऑफ x बराबर 2x की घात 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस प्लस का 6x माइनस के 2, ये हमारे पास में प्रश्न है। और यहां लिखा गया है इसके शून्यक, इसके जो जीरोज है वो हमारे पास में दिए गए हैं प्लस और माइनस अंडर रूट 2। प्रश्न है यदि बहुपद इसके शून्यक प्लस माइनस अंडर रूट 2 हो तो इसके शेष शून्यक ज्ञात करो। तो हमें क्या करना है, जैसे इसके शेष शून्य ज्ञात करेंगे उससे पहले क्या करना है, हमारे पास में इसके 2 शून्य दिए हुए हैं, जैसे x बराबर हमारे पास में प्लस का अंडर रूट 2 दिया हुआ है और x बराबर माइनस का अंडर रूट 2 दिया हुआ है। x बराबर प्लस का अंडर रूट 2 और x बराबर माइनस का अंडर रूट 2 कब आ सकता है, यदि x बराबर अंडर रूट 2 प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा x माइनस अंडर रूट 2। यदि x बराबर ये अंडर रूट 2 है माइनस का, इधर आएगा तो ये हो जाएगा प्लस का, ये अंडर रूट 2। क्योंकि अगर हम किसी भी प्रश्न को हल करते हैं प्राइम फैक्टर वगैरह करके तो इस प्रकार से हम लिखते हैं ये वाली वैल्यू। अगर इस प्रकार से हमारा दिया गया हो तो इसको हम क्या लिखते हैं, या तो ये बराबर 0 है या फिर ये बराबर 0, इसको 0 के बराबर रखते हैं तो ये वाली वैल्यू आ जाती है और इसको 0 के बराबर रखते हैं तो ये वाली वैल्यू आ जाती है। ये हमारे पास 2 वैल्यू आ गई। अब यहाँ पर देखिए एक हमारे पास प्लस का है दूसरा माइनस का है, a प्लस का b a माइनस का b, a स्क्वायर यानी x स्क्वायर माइनस b स्क्वायर यानी अंडर रूट 2 का स्क्वायर करना है और वी नो दैट अंडर रूट 2 का स्क्वायर होता है 2। ये हमारे पास में दूसरा जो बहुपद आ गया। अब इस पहले बहुपद में इस दूसरे बहुपद का भाग लगाना है, तो देखिए मैं यहाँ भाग लगा देता हूँ किसका, 2x की घात 4 माइनस 3x का क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस का 6x माइनस का 2। ये मेरे पास में एक बहुपद fx दिया गया था और इसमें मुझे भाग लगाना है x स्क्वायर माइनस 2 का। सबसे पहला काम जैसा कि मैंने आपको बताया अभी, ये वाला इसको सही देखना है कि इसका सही क्रम है कि नहीं है। घात 4 3 2 1 ये एकदम सही लिखा हुआ है। अब मैं भाग लगाना शुरू करता हूं। देखिए जब 2x की घात 4 में भाग लगाया जाएगा x स्क्वायर का
तो 2 जो है वो तो एज इट इज रह गया। यहाँ घात 4 में घात 2 का भाग लगाया जाएगा तो यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर। 2x स्क्वायर को x स्क्वायर से गुणा करोगे तो आपके पास आ जाएगा 2x की पावर 4 यानी 2x की घात 4। 2x स्क्वायर को 2 से गुणा करो तो यहाँ 2 गुणा 2 तो 4 हो जाएगा, ये आ गया 4x स्क्वायर, आया किसका, माइनस का। अब एक चीज का यहाँ विशेष ध्यान रखें, विद्यार्थी अक्सर यहाँ गलती करते हैं। कैसी गलती करते हैं वो भी देखिए। यहाँ मेरे पास में टर्म जो है वो एक्स स्क्वायर की है, जो पद है वो एक्स स्क्वायर का है, और यहाँ मेरे पास एक्स क्यूब का है। तो एक्स स्क्वायर को हमेशा एक्स स्क्वायर के नीचे लिखना है, क्यूब के नीचे नहीं लिखना है। ये जो माइनस का 4x स्क्वायर है वो एक्स स्क्वायर वाले के नीचे आने वाला है, इस प्रकार से ऐसा हमें लिखना है। अब देखिए, अब हमें क्या करना है, ये प्लस का माइनस हो गया, ये माइनस का प्लस हो गया। अब मैं कह सकता हूं ये प्लस माइनस कट गया, ये मेरे पास में माइनस का 3x का क्यूब, ये प्लस का है, ये माइनस का, प्लस की वैल्यू 1 ज्यादा है तो यहां लिख देता हूं 1 बार एक्स स्क्वायर बचेगा। ये प्लस का मेरे पास में 6x और ये माइनस का 2। अब एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर का भाग मुझे लगाना है 3x क्यूब में, तो क्या बचेगा, माइनस का 3 जो मेरे पास ये बच गया -3, एक्स क्यूब में एक्स स्क्वायर का भाग लगाएंगे तो बचेगा x, और ये मेरे पास आया 3x इंटू एक्स स्क्वायर, तो माइनस का 3x क्यूब माइनस माइनस ये हो गया मेरे पास प्लस 3 इंटू 2 6x, ये प्लस का 6x। इसको भी यहाँ ध्यान रखना है, 6x को 6x के नीचे लिखना है, एक्स स्क्वायर के नीचे नहीं लिखना है। बार बार एक ही बात बताई जा रही है, गलती को ना दोहराए। ये प्लस माइनस कट गया, ये भी प्लस माइनस कट गया। एक्स स्क्वायर माइनस 2 में भाग लगाना एक्स स्क्वायर माइनस 2 का, तो सेम ही संख्या एक ही बार भाग जा रहा है, तो ये प्लस का 1, तो यहां लिख देता हूं एक्स स्क्वायर माइनस का 2, ये प्लस का हो जाएगा और ये माइनस, ये भी कट गया और ये भी कट गया, हमारे पास बच गया 0। क्या बच गया, 0। अब मुझे बताने थे इसके शून्य, अब ये शून्य नहीं आए, अब मुझे विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय काम लेनी है। मैंने क्या बोला था, विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय बहुत ज्यादा काम की है इस चैप्टर के, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय। यानी कि बाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल, भाजक इंटू भागफल, भाजक इंटू भागफल आ गया, प्लस मुझे लिखना है शेषफल। हमारे पास भाज्य, भाजक और भागफल, शेषफल ये सारे क्या लिखे हुए हैं, हम सबसे पहले इनको लिखते हैं। भाज्य हमारे पास में वह है जो हमारे पास में fx की वैल्यू शुरुआत में दी गई थी। कौन सी वैल्यू दी गई है वो देखिए, fx की जो वैल्यू है वो हमें ये वाली दी गई थी 2x की घात 4, यहां पूरा fx लिख देना आप पूरा, बराबर भाजक क्या है, किसका भाग आपने लगाया है, भाजक यानी एक्स स्क्वायर माइनस 2, एक्स स्क्वायर माइनस 2। भागफल क्या है, जितनी बार भाग गया ये वाला 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस का 1। शेषफल हमारे पास आया 0, अगर 0 आप लिखो तो भी दिक्कत नहीं है, नहीं लिखें तो भी कोई समस्या वाली बात नहीं है। यहां मैं लिख देता हूं, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस का 2, ये वाला जो ब्रैकेट है इस ब्रैकेट में मुझे क्या करना है, गुणनखंड करने हैं। इसमें गुणनखंड किस प्रकार से करेंगे, यहाँ 3 के 2 टुकड़े करने हैं ताकि गुणा करने पर तो हमारे पास में 2 आए और जोड़ने पर 3 आ जाए, तो माइनस का 2x और माइनस का x लिख देता हूं मैं यहाँ पर। इन दोनों में मेरे पास में कॉमन आता है कुछ, क्या कॉमन आता है, मेरे पास में 2x कॉमन आ रहा है, यहाँ बचेगा ओनली x, यहाँ बचेगा माइनस का 1, ये माइनस का सिंबल यहाँ -1 कॉमन ले लेता हूँ, यहाँ बचेगा x -1। यहाँ तक हो गया, दोनों कोष्ठक हमारे पास समान है, एक्स स्क्वायर माइनस का 2, ये हमारे पास सीधा का सीधा ही लिखा गया। यहां मैं लिख देता हूं वापस एक्स स्क्वायर माइनस 2, इन दोनों में से हमारे पास में x माइनस 1 कॉमन आ रहा है, यहां बचेगा मेरे पास में 2x और ये बच गया मेरे पास माइनस का 1। अब इन तीनों में हमें क्या बताना है, x की वैल्यू बतानी है। ये वाला कहां से आया था, अगर मैं इसको 0 के बराबर रखूं तो मेरे पास में x की 2 वैल्यू प्राप्त हो जाएगी, एक प्लस का और एक माइनस का, जो कि √2 है। ये हमें प्रश्न में दिया हुआ था, इसको पूरा ये वाला लिखना बताने की आवश्यकता नहीं है, आप इसको सीधा ही लिख सकते हैं। अगर आपने लिखा x - 1 = 0 तो x की वैल्यू आएगी प्लस का 1। यदि आपने लिखा कि 2x - 1 = 0 तो आपके पास आ जाएगा 2x = प्लस का 1 और x की वैल्यू आ जाएगी 1/2। इस प्रकार मैंने शुरुआत में क्या बताया था
यदि किसी बहुपद की जितनी भी घात है उसके जीरो यानी उसके शून्य उतने ही होंगे। इसकी घात कितनी थी 4, तो 2 हमारे पास शून्य दिए थे और 2 हमने शून्य किसके निकाल लिए। ये हमारा इस प्रकार से यहाँ भी ये प्रश्न कंप्लीट होता है। अब हम इससे आगे वाला जो प्रश्न है उस प्रश्न के बारे में देखते हैं कि हमारा जो आगे वाला प्रश्न है वो कैसा दिया हुआ है। ये सारे प्रश्न आपको किस प्रकार के लगते हैं साथ साथ लिखते जाइए। कमेंट सेक्शन में इन सब का आंसर जो भी आपके पास में आ रहा है वो लिखकर बताते जाइए। अब मैं आगे वाला जो प्रश्न है वो प्रश्न हल करता हूं। अभी तक मैंने जितने भी प्रश्न हल किए हैं वो सारे के सारे थे बहुपदों से संबंधित। सब में ऐसा लिखा गया होता था बहुपद को हल कीजिए, बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए। अब मैं आ जाता हूं समीकरण में। अब मैं किस में आ जाता हूं समीकरण में। अब समीकरणों को हल करना है। बहुपद के लिए हमारे पास हो गए, समीकरणों को हल करना है। समीकरणों को हल करने के लिए हमारे पास कितने तरीके हैं। पहला तरीका तो कौन सा है, गुणनखंड विधि से समीकरणों के हल ज्ञात कीजिए। दूसरा तरीका हमारे पास में पूर्ण वर्ग विधि से समीकरणों के हल ज्ञात कीजिए। तीसरा तरीका हमारे पास में श्रीधराचार्य सूत्र से समीकरणों को हल कीजिए। तो हम तीनों तरीके हल करेंगे, तीनों के एक एक उदाहरण भी लिखेंगे। हम बात करते हैं पहले नंबर गुणनखंड विधि से हल करो। तो मैं गुणनखंड करने के लिए कोई भी एक पॉइंट लिख देता हूं, एक्स स्क्वायर माइनस के 8x प्लस के 16 बराबर 0। इसके गुणनखंड करने हैं। प्रश्न आएगा कि गुणनखंड विधि से हल करो। वैसे इतना छोटा प्रश्न पूछा नहीं जाता है, हमें गुणनखंड आने चाहिए क्योंकि बाकी के जो प्रश्न होते हैं, अभी जो मैंने प्रश्न किया है उसमें भी हमारे पास में गुणनखंड लास्ट में काम आया था। तो एक बार के लिए मैं आपको एक बता ही देता हूँ। ये वाला यहाँ हम लिख देता हूँ एक्स स्क्वायर, इस 8 के मैं 2 टुकड़े कर देता हूँ। ये मेरे पास में 4x और 4x हो जाएगा, प्लस के मेरे पास आगे 16 बराबर 0। और यहाँ पर ये मैं इसको ऐसा लिख देता हूँ कि इन दोनों में मेरे पास में x कॉमन आ रहा है। यहाँ बचेगा x माइनस के 4, यहाँ माइनस का 4 कॉमन ले लिया, x माइनस के 4 बच गए, बराबर में मेरे पास आ गया 0। और ये मेरे पास x माइनस का 4 हो चुका और यहाँ बचेगा x माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। अगर पूछा गुणनखंड करो तब तक तो ये वैल्यू इतनी ही लिखनी है, तब हमें ये वाली वैल्यू इतनी लिख करके छोड़ देनी। अगर पूछे x की वैल्यू भी बताइए, गुणनखंड का पूछे तब तो यही बताना, इसके ये 2 गुणनखंड हो जाएंगे। अगर इसके x की वैल्यू भी पूछिए तो देखिए x माइनस 4 का होल स्क्वायर बराबर 0 है। स्क्वायर हटाएंगे तो 0 का 0 रहेगा, कोई चेंज नहीं आने वाला। तो x माइनस 4 बराबर 0 और यहाँ से x का मान 4 आएगा। हमारी बुक में केवल ये पूछा है गुणनखंड करो और ये इसके गुणनखंड हो गए। प्रश्न में अगर ये पूछा भी जाता है तो ये पूछा जाएगा कि इसके x की वैल्यू बताइए, तो हमारे इस प्रकार से x की वैल्यू प्राप्त हो जाती है। अब मैं आगे वाला जो पॉइंट होता है दूसरा प्रकार, उसके ऊपर बात करता हूँ किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे। एक प्रश्न ऐसा लेता हूँ उसमें पूर्ण वर्ग विधि से हल करना है। कोई भी प्रश्न है पूर्ण वर्ग विधि से हल करो। पूर्ण वर्ग विधि से हल करने के लिए हमारे पास प्रश्न है 2x स्क्वायर माइनस का 7x प्लस का 3 बराबर 0। कौन सा है प्रश्न, अभी मैंने बताया था विधि का नाम है पूर्ण वर्ग विधि। विधि का नाम क्या है, पूर्ण वर्ग विधि। पूर्ण वर्ग विधि नाम में ऐसा कुछ लिखा है कि इसमें कोई पूर्ण वर्ग यानी स्क्वायर a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनने वाला है या a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनने वाला है। तो सबसे पहले मैंने जब ये वाला चैप्टर पूरा पढ़ाया था, जैसा कि आप जानते हैं हमारे इस यूट्यूब चैनल मैथ्स टॉपिक पर कक्षा 10 की संपूर्ण गणित पहले चैप्टर से लेकर अंतिम चैप्टर तक अपलोड की गई है। उन सभी के लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, वहां जाकर के आप देख सकते हैं। तो पहला मुझे काम क्या करना है कि एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है वो 1 करने पर, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 करने पर, या आप ऐसा लाइन लिख सकते हो इसकी जगह पूरी समीकरण में 2 का भाग लगाने पर। बात तो सेम ही है। यहाँ मेरे पास लिखा है 2x स्क्वायर, यहाँ मेरे पास में 7x और ये मेरे पास 3 प्लस का है, इसको मैं आगे भेज देता हूँ, मेरे पास माइनस का हो जाएगा। यहाँ पर भी मैं कह देता हूँ 2 का भाग लगाना है, यहाँ पर भी मेरे पास 2 का भाग लगाना है, यहाँ पर भी 2 का भाग लगाना। ये 2 से 2 कट गया, यहाँ पर बच गया आपके पास में एक्स स्क्वायर माइनस के 7/2 x बराबर माइनस का 3/2। पहला काम ये करना कि एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 करना। अगर किसी प्रश्न में ऑलरेडी हमारे पास में एक्स स्क्वायर की जो कोफिशिएंट है गुणांक है वो 1 लिखा है तो ये वाला एक स्टेप कम हो जाएगा। अब हम दूसरा स्टेप बात करते हैं। दूसरे स्टेप में क्या लिखना देखिए, एक्स के गुणांक, एक्स का कोफिशिएंट कौन सा है 7/2, एक्स के गुणांक
के आधे, 7/2 का मतलब होता है 7/4, आधे का वर्ग, 7/4 का वर्ग यानी 7/4 का होल स्क्वायर। दोनों पक्षों में ऐड करने पर, दोनों पक्षों में जोड़ने पर, देखिए दोनों पक्षों में जोड़ेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, हमारे पास में वैल्यू कुछ इस प्रकार की आएगी कि x² माइनस 7/2 x, इसमें क्या जोड़ना है, ये जोड़ना है 7/4 का होल स्क्वायर बराबर, इधर भी मुझे क्या जोड़ना है 7/4 का होल स्क्वायर माइनस 3/2। अब यहां पर ये जो फॉर्मूला तैयार हो रहा है, देखिए a² माइनस 2ab प्लस b², आप चाहे तो इसको पूरा लिख करके भी देख सकते हैं, जैसे a² माइनस 2a का मान x, b यानी 7/4 और यहाँ b² 7/4 का होल स्क्वायर। क्या ये वाला फॉर्मेट और ये वाला सेम है क्या? कई विद्यार्थी ऐसा बोल देंगे यहाँ तो 7/2 है और आपने 7/4 लिख दिया, इस 2 का भाग इसमें कितनी बार जा रहा है, 2 बार, तो 7x/2, यानी इस पूरे को मैं लिख सकता हूं कि a माइनस b का होल स्क्वायर बराबर 7 का स्क्वायर कितना 49, 4 का स्क्वायर कितना 16 और आगे लिखा है 3/2। अब देखिए, अब आपको एक काम फटाफट के बताना है, राइट हैंड साइड में जो वैल्यू है उसमें एलसीएम क्या आ रहा है, एलसीएम लेने के बाद में यहाँ इसकी वैल्यू क्या आएगी, सिंप्लीफाई करके फटाफट इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए। तब तक मैं जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको लिखता हूँ। यहाँ मेरे पास x माइनस 7/4 है, उसका होल स्क्वायर लिखा हुआ है बराबर, यहाँ इन दोनों का एलसीएम में लिख देता हूँ, मेरे पास में आ रहा है 16, 16 का भाग 16 में एक बार, यहाँ पर मेरे पास 49 का 49 माइनस 2 का भाग 16 में 8 बार जाता है, 8 गुणा 3 मेरे पास में 24 हो जाएगा। जब 49 में से 24 घटा दिया जाएगा तो आपके पास 25 बचेगा, बट्टे में लिखा है 16 और इधर आपके पास लिखा है x माइनस 7/4, इस पूरे का होल स्क्वायर है। जैसे ही आप स्क्वायर हटाओगे आगे की साइड में यानी राइट हैंड साइड में हमारे पास में अंडर रूट का निशान आ जाएगा। केवल अंडर रूट का निशान नहीं आता है, जैसे ही स्क्वायर का निशान हटाएगा अंडर रूट का निशान 2 चिन्ह लेके आता है, एक तो प्लस का और एक माइनस का, तो यहां मैं लिख देता हूं x। अब देखिए बराबर में मेरे पास क्या लिखा है, अंडर रूट 25 का मतलब होता है मेरे पास में ये प्लस माइनस 25 का मतलब 5 और 16 का मतलब होता है 4। अब ये माइनस का 7/4 है, इसको मैं आगे भेज देता हूं, माइनस का 7/4 है, आगे जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 7/4, यहां हो गया प्लस का 7/4। अब इन दोनों का भी लघुत्तम ले लेते हैं, इन दोनों का एलसीएम लेने के बाद में मेरे पास एलसीएम आ गया 4, ऊपर आ जाएगा 7 प्लस माइनस 5। इतना काम हमने कर दिया। x के 2 वैल्यू यहां से आएगी, कैसे, एक यहाँ प्लस का चिन्ह है, एक माइनस का है, पहले मैं प्लस वाला सिंबल काम में ले लेता हूं, यहां मैं प्लस का लिख रहा हूं, तब तक आप माइनस वाले का आंसर बताइए फटाफट कमेंट बॉक्स में, पहले कौन लिखता है देखते हैं। हम लिख देते हैं कि प्लस का चिन्ह लेने पर यानी x बराबर 7 प्लस 5/4 और x का जो मान आ जाएगा 7 और 5 12, 12/4 को मैं लिख सकता हूं कि x का मान आ गया मेरे पास में 3। दूसरा मान लिखता हूं, अब देखिए माइनस का चिन्ह लेने पर तो आ जाएगा x बराबर 7 माइनस 5/4 और 7 में से 5 घटाएंगे तो बचेंगे 2/4, जिसको मैं लिख सकता हूं 1/2। ये होता है हमारा कौन सा तरीका, पूर्ण वर्ग विधि से किसी भी प्रकार के प्रश्न को हल करना। एक बात का विशेष ध्यान रखना है प्रिय विद्यार्थियों कि मैं जितने भी यहाँ प्रश्न बताता हूं, ऐसा नहीं कि ये वाली सेम टू सेम यही संख्या आपके बोर्ड एग्जाम में छप करके आ जाए, इसकी जगह नंबर दूसरे भी दिए जा सकते हैं। हाँ, आपका अगर किस्मत हुआ तो यही वाला नंबर आ सकता है, वरना जैसा जैसा मैं आपको पैटर्न बता रहा हूं उस पैटर्न के आधार पर आपको प्रत्येक पैटर्न के आधार पर 1 या 2 प्रश्न किताब के भी और निकालने हैं। आप एग्जाम्पल निकाल सकते हैं, क्वेश्चन निकाल सकते हैं, कोई भी निकालो, पर हमारी प्रैक्टिस जो है वो एकदम 100% श्योरिटी के साथ पूरी परफेक्ट होनी चाहिए। अब देखो मैं आगे वाला जो प्रश्न है वो बात करता हूं कि प्रश्न आगे वाला किस प्रकार का है। मैंने गुणनखंड विधि देख ली, ये पूर्ण वर्ग विधि देख ली, अब इससे आगे जो प्रश्न है उसकी बात करता हूं। आगे कौन सा प्रश्न है, आगे प्रश्न ये आएगा कि जो हमारे पास में एक और मेथड मैंने बताया अभी, श्रीधराचार्य सूत्र, कौन सा फॉर्मूला है, श्रीधराचार्य सूत्र, ये श्रीधराचार्य
दराचार्य सूत्र, ये कोई एक बाबा जी हुए थे गणित में जिन्होंने इस सूत्र की खोज की थी और खोज करने के आधार पर इनका नाम पड़ गया सूत्र का कि श्री दराचार्य सूत्र। श्री दराचार्य सूत्र क्या होता है, जैसे हमने जैसे तीसरा चैप्टर पूरा पढ़ा था उसमें ये पूरा प्रूफ करके बताया हुआ है। यहाँ मैं सीधे बताऊंगा कि यहाँ पर जो श्री दराचार्य सूत्र होता है हमारे पास में ये होता है -b प्लस -b स्क्वायर माइनस 4ac b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। यहाँ पर देखिए उससे पहले ये हमारे पास होता है किसी भी एक द्विघात समीकरण का व्यापक रूप ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। a होता है x स्क्वायर का गुणांक, a क्या होता है, a होता है x स्क्वायर का गुणांक, b होता है x का गुणांक, ठीक है, और c होता है हमारे पास में अचर पद यानी कांस्टेंट वैल्यू। इस प्रकार के तीन मान होते हैं। इसमें a की जो वैल्यू है वो कभी भी 0 नहीं होनी चाहिए, ये भी हमें विशेष तौर से ध्यान रखना है। अब देखो श्री दराचार्य सूत्र क्या कहता है, श्री दराचार्य सूत्र से किसी प्रश्न को किस प्रकार से हल किया जा सकता है वो भी ध्यान रखनी है। सीधा ऐसा प्रश्न कम दिया जाता है कि ये कोई इक्वेशन है उसको श्री दराचार्य सूत्र से हल करो। प्रश्न किस प्रकार से दिया जाता है, प्रश्न दिया जाता है इसके विविक्त कर के आधार पर। कौन सा कर, विविक्त कर यानी डिस्क्रिमिनेंट। अब इसका डिस्क्रिमिनेंट यानी डी होता क्या है, यहां पर आपको सूत्र में दिखाई दे रहा होगा, मैंने एक जगह लिखा हुआ है b स्क्वायर माइनस 4ac, इसी को आप कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट यानी डी, विविक्त कर डी। अब डी इसका मान कोई भी संख्या हो कैसी सकती है, आपके पास में विविक्त कर डी जो है वो या तो 0 के बराबर हो सकता है, या जो मान है वो डी से छोटा हो सकता है, या जो डी से बड़ा हो सकता है। क्या कोई भी वैल्यू इन तीनों के अलावा हो सकती है, 0 हो सकती है, 0 से छोटी यानी ऋणात्मक हो सकती है, 0 से बड़ी यानी धनात्मक हो सकती है। अरे इनके अलावा कोई संख्या पॉसिबल है क्या, नहीं ना, ये तीनों वैल्यू है। अगर आपके पास ये पूरा ब्रैकेट ये पूरा अंडर रूट में 0 आ जाए तो प्लस माइनस में कुछ भी आएगा ही नहीं। अगर प्लस माइनस में कुछ आएगा ही नहीं तो हमारे पास में क्या आएगी, मूल समान है, यहां हम कह देंगे मूल कैसे हैं, समान है, ठीक है। अगर मेरे पास में इनकी वैल्यू जो अंडर रूट में b स्क्वायर माइनस 4ac है, इसकी जो वैल्यू है मेरे पास में 0 से बड़ी आ जाए, कोई भी धनात्मक मान आ जाए, कोई भी धनात्मक मान आएगा इसका मतलब अंडर रूट में कोई ना कोई संख्या होगी तो इसका मतलब कुछ ना कुछ जोड़ना भी पड़ेगा, कुछ ना कुछ घटाना भी पड़ेगा, यानी हमारे पास दो अलग अलग मान आएंगे। यहां मैं ले देता हूं मूल वास्तविक व भिन्न भिन्न, यहां लिख देना मूल वास्तविक व समान, रियल नंबर होंगे और वो दोनों इक्वल इक्वल होंगे। यदि इसका मान छोटा है 0 से यानी ऋणात्मक है तो ये बताइए अगर अंडर रूट में कोई ऋणात्मक संख्या आ रही कोई भी, क्या वो किसी संख्या का परफेक्ट स्क्वायर है, नहीं। तो यहां जो मूल होंगे वह मूल यहां कैसे हो जाएंगे, काल्पनिक नंबर हो जाएंगे। ये जो है इसके मूल है वो काल्पनिक होंगे, जो रियल में पॉसिबल नहीं है, और ये हमारे सिलेबस में जैसे काल्पनिक मूल नहीं है। जब आप 11th क्लास में जाओगे तो आप कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ोगे, वहां पर ये वाला सारा का सारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो इसी से काल्पनिक नंबर से जो हमारा विविक्त कर है यदि लेस देन 0 तो क्या होता है उसमें हम पढ़ने वाले हैं। अब देखिए यहां पर हमें ये वाली पता होनी चाहिए कि इसकी ये तीनों कंडीशन होती है, डी छोटा होना चाहिए, बराबर होना चाहिए या बड़ा होना चाहिए। इन तीनों के आधार पर प्रश्न कैसे पूछा जाएगा, प्रश्न की बात करता हूं। देखिए मैं आपको क्वेश्चन लिख करके ये बता देता हूं। क्वेश्चन मेरा ऐसा है कि इक्वेशन लिखी हुई है समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति ज्ञात करो। प्रश्न आएगा हमारे पास में कि ये कोई समीकरण दी हुई है, इसके मूलों की प्रकृति ज्ञात करो। तो सबसे पहले ज्ञात करना है मूलों की प्रकृति, और प्रश्न ऐसा भी ऐड किया जा सकता है मूलों की प्रकृति ज्ञात करो, यदि मूल संभव है तो ज्ञात भी करो। पहले मैं मूल की प्रकृति ज्ञात करता हूं। प्रकृति ज्ञात करने के लिए देखिए सबसे पहले मुझे क्या लिखना है कि लिखने का तरीका विशेष तौर से ध्यान रखना इस प्रकार के प्रश्नों में, द्विघात समीकरण के व्यापक रूप, द्विघात समीकरण के व्यापक रूप कौन सा,
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर, यानी कंपैरिजन करने पर, तुलना अगर करेंगे तो आपके पास में ए की वैल्यू 2 आ जाएगी, बी की वैल्यू -6 आ जाएगी और सी की वैल्यू +3 आ जाएगी। ए बी और सी के मान आ चुके हैं। अब मुझे इसका विविक्त कर यानी डिस्क्रिमिनेंट डी बताना है। डी का मान तीनों में से कौन सा है, तो मैं चेक करता हूं। देखिए, चूंकि विविक्त कर डी इज इक्वल टू होता है बी स्क्वायर -4ac। बी का मान हमारे पास -6 है, बी का स्क्वायर यानी -6 का स्क्वायर हो जाएगा 36 -4 गुणा, या आप ऐसा चाहो तो यहाँ ऐसा भी लिख सकते हो, तो कंपल्सरी नहीं है, सीधा 36 लिख रहे हो। 4 गुणा ए का मान मेरे पास 2, सी का मान मेरे पास में ये रहा 6 का स्क्वायर। अब मैं लिख देता हूँ 36 -3 गुणा 2 6, 6 गुणा 4 24, 6 गुणा 4 कितने हो गए 24। या फिर आप ऐसा भी कह सकते थे 4 गुणा 2 8, 8 गुणा 3 24। यहाँ पर हमारे पास में जो वैल्यू है, ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में 12। अब देखिए 12 इन तीनों में से कौन सा मान है। 12 आपके पास 0 के बराबर है, नहीं है, छोटा है, नहीं है, बड़ा है, हाँ सही है। यहाँ मेरे पास में d जो है वो d ग्रेटर देन 0 आ गया। d का मान 0 से बड़ा है, इसलिए यानी कि अतः इसके मूल वास्तविक व भिन्न भिन्न है। इसके मूल वास्तविक व भिन्न भिन्न है। प्रश्न में पहले यह पूछा गया है कि मूलों की प्रकृति ज्ञात करो, तो मूलों की प्रकृति हमारे पास हो गई मूल वास्तविक व भिन्न भिन्न है। अब पूछा है मूल ज्ञात करो, तो मूल कैसे ज्ञात करेंगे, श्रीधराचार्य सूत्रानुसार। श्रीधराचार्य सूत्र से x बराबर -b प्लस माइनस बी स्क्वायर -4ac अपॉन 2a। तो देखिए माइनस, ये माइनस, b की वैल्यू मेरे पास माइनस है, ये पहले से माइनस है, तो माइनस और माइनस मिलके प्लस हो जाएंगे। अब यहां से बी स्क्वायर -4ac की वैल्यू दोबारा निकालने की आवश्यकता नहीं है, ये वाला मेरे पास लिखा है 12, तो यहां लिख देता हूं √12 बटे 2 गुणा a का मान मेरे पास में 2 लिखा हुआ है, तो यहां मैं देखिए लिख देता हूं 12 को क्या लिख सकता हूं, क्या 12 को मैं लिख सकता हूं 3 गुणा 4, और 4 को मैं लिख सकता हूं कि 2 का स्क्वायर। अब देखिए 2 का स्क्वायर है, अंडर रूट से बाहर आ जाएगा, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं कि 6 प्लस माइनस 2 √3 बटे 2 गुणा 2। ऊपर वाले में दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, आपके पास 2 कॉमन आ रहा है, अंदर 6 में 2 का भाग जाएगा 3 बार, प्लस माइनस यहाँ बचेगा ओनली √3 और बटे में कितना आ गया 2 गुणा 2, ये 2 से 2 कट गया, और ये वैल्यू जो आ रही है x की। अब मेरे पास में क्या बचा, देखिए x के जो मान आए हैं, यहाँ लिखता हूं मैं x बराबर 3 प्लस माइनस √3 बटे 2। अब इसको आप इकट्ठा भी लिख सकते हो और दोनों को अलग अलग करके भी लिख सकते हो, यानी अतः x बराबर 3 प्लस √3 बटे 2 तथा दूसरा मान x माइनस √3 बटे 2। ये हमारा प्रश्न कंप्लीट हो चुका है। अब और इस विविक्त कर से संबंधित, या फिर मैं कहूं कि श्रीधराचार्य सूत्र से संबंधित किस प्रकार का जो प्रश्न है बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है, उसके ऊपर बात करते हैं। कोई भी एक प्रश्न लेते हैं, सेम इसी पैटर्न पे आधार होगा। प्रश्न हमारे पास कुछ इस प्रकार का लिखा हुआ है कि k का ऐसा मान ज्ञात करो, k के ऐसे मान ज्ञात करो, ऐसे मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए समीकरण, जिसके लिए जो समीकरण है, समीकरण में लिख देता हूं पहले x² प्लस 5kx प्लस 16 बराबर 0 के मूल वास्तविक नहीं है, मूल वास्तविक नहीं है। अब कंपलसरी नहीं आपको ऐसा ही दिया जाए कि मूल वास्तविक नहीं है, इन तीनों में से कोई भी एक दिया जा सकता है। ऐसा कोई प्रश्न दे दिया जाए और लिख दिया जाए कि का मान ज्ञात कीजिए यदि इसके मूल जो है समान है, यदि इसके मूल वास्तविक व भिन्न भिन्न है, तो यहाँ तीनों का मान ध्यान रखना है आपको। पहले मुझे क्या लिखना है, सबसे पहले लिखना है
द्विघात समीकरण के व्यापक रूप ax² प्लस bx प्लस c से तुलना करने पर। यहां से मुझे a, b और c का मान लिखना है। a का मान मेरे पास में 1 है, b का मान x का गुणांक मेरे पास में लिखा हुआ है 5 के, c का मान मेरे पास में लिखा है 16। a, b, c के मान हो गए। अब एक चीज हमारे पास में प्रश्न में दी हुई है, चूंकि यानी प्रश्न अनुसार यदि मूल कैसे हो, वास्तविक नहीं हो, वास्तविक नहीं हो यानी काल्पनिक हो। यदि मूल काल्पनिक है तो मैं क्या कह सकता हूं, d इज लेस देन 0। d का मतलब क्या होता है, विविक्त कर यानी b² माइनस 4ac लेस देन 0। b का मान हमारे पास में लिखा है 5 के, तो ये 5k का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस 4 गुणा a का मान 1 गुणा c का मान हमारे पास 16 लेस देन 0। तो यहाँ में ऐसा कह दो 5 का स्क्वायर मेरे पास में 25, ये k²। अब यहाँ पर ही मेरे पास में क्या जाएगा, ये माइनस का आगे गया तो किसका, प्लस का। 16 गुणा 4 मेरे पास आ गया 64। अब मैं यहाँ से क्या कर देता हूँ, मेरे पास आ जाएगा k² लेस देन ये 64 एज इट इज, ये 25 यहाँ आगे जाएगा तो भाग में, ये स्क्वायर हटेगा तो यहाँ से क्या लग जाएगा अंडर रूट और ये प्लस का माइनस। यहाँ से मैं क्या कहता हूँ k लेस देन प्लस माइनस 64 को मैं क्या लिख सकता हूँ 8 और 25 को मैं क्या लिख सकता हूँ 5। k का जो मान है वो क्या नहीं होना, देखिए k का जो मान है, देखिए इसको मैं सही रूप से लिखता हूँ। कई विद्यार्थी जो इसको लिखने का तरीका नहीं समझ पाते हैं, यहाँ तक तो हल कर देते हैं परंतु ये बिना उनके पता ही रहता है कि उनको मान पता ही नहीं चल पाता कि उसने लिखा क्या है। k जो है उसका मान प्लस का 8/5 भी है, माइनस का 8/5 भी है, ठीक है, दोनों लिखे हुए हैं। यहाँ पर हमारे पास ऐसा आ जाएगा k का जो मान है वो इस प्रकार से, कैसा मान, ये वैल्यू जो है k ग्रेटर देन है या लेस देन, k इज लेस देन माइनस के 8/5 एंड k इज ग्रेटर देन k इज लेस देन किससे 8/5। इन दोनों के बीच की हमारे पास में ये वैल्यू होने वाली है। इससे वैल्यू बड़ी नहीं हो सकती, इससे वैल्यू छोटी नहीं हो सकती। इस प्रकार ये हमारा k का मान होता है। अगर यहाँ तक रखते हो तो हमारे सिलेबस में केवल इतना ही है, हम यहाँ तक रखे हमारा आंसर पूरा कंप्लीट होता है। अब देखो मैं इससे आगे बढ़ता हूं और आगे वाला जो प्रश्न है किस प्रकार से पूछे जाएंगे हमारे पास में। अब मैं वापस आता हूं, एक ऐसा प्रश्न जो इसी पैटर्न पे आधारित होगा, जो हमने समीकरणें लिखी है सारी, इन समीकरणों में किस प्रकार का जो प्रश्न और पूछा जा सकता है। जो हमारा एक्सरसाइज 3.4 3.4 के जो नीचे वाले 3 प्रश्न लिखे हुए हैं, उन तीनों प्रश्नों में से एक प्रश्न हल करते हैं। प्रश्न ऐसा लिखा हुआ है, यदि ऐसे 2 क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए। प्रश्न बोल रहा हूं, मैं आंसर लिख दूंगा डायरेक्ट, ठीक है। ऐसे 2 क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 290 दिया गया है। सबसे पहले मुझे मानना पड़ेगा कि माना पहला धनात्मक पूर्णांक, कोई भी धनात्मक पूर्णांक है x है, तो अब क्या करेंगे, इसलिए दूसरा धनात्मक पूर्णांक क्या हो जाएगा, दूसरा धनात्मक पूर्णांक। क्या आपको पता है? अगर पता है तो कमेंट बॉक्स में लिखे फटाफट से। अब देखो, अगर एक धनात्मक पूर्णांक x है तो दूसरा हमें सीधी पता है x+1 होना चाहिए, परंतु प्रश्न में ये मैंने बोला था कि जो धनात्मक पूर्णांक है वो कैसा है, विषम। विषम की बात हो रही है, सम होना ही नहीं चाहिए, यानी 1 है तो 1 के बाद में 3 होना चाहिए, बीच में 2 नहीं आना चाहिए। तो विषम कैसे होगा, x आ रहा है, अगर x में 1 जोड़ा जाएगा तब तो वो सम हो जाएगा। विषम करने के लिए हमारे पास दूसरा हो जाएगा x+2। अब हमारे पास प्रश्न में और भी क्या लिखा हुआ है, प्रश्न अनुसार, या मैं लिख ही देता हूं, देखिए प्रश्न अनुसार लिखा है, दोनों के वर्गों का योग, दोनों के वर्गों का योग हमारे पास में दिया हुआ है 290। ये हमारे पास इस प्रकार का दिया हुआ है, तो हमें दोनों पूर्णांक पूछे हैं। तो मैं यहाँ क्या कर देता हूँ, इसका x का स्क्वायर यानी x², a + b का होल स्क्वायर, a² 2ab 2 × 2 यानी 4x हो जाएगा, b² यानी 2 का स्क्वायर हमारे पास 4 हो जाएगा, बराबर 290। यहाँ से x² और x² मिलकर के मेरे पास में 2x² हो जाएगा,
और ये मेरे पास में 4x ऑलरेडी लिखा हुआ है, प्लस का 4 लिखा हुआ है। ये 290 आगे प्लस के इधर आएंगे तो माइनस के हो जाएंगे और बराबर में 0। और मैं क्या लिख देता हूँ कि 2x² मेरे पास में लिख दिया, 4x मैंने लिख दिया, 290 माइनस के और 4 प्लस के, तो यहाँ मैं 4 इसमें से कम कर लेता हूँ, यहाँ मेरे पास आ जाएगा 286 बराबर 0। इन सब में 2 का भाग जा रहा है तो मैं इनमें से 2 कॉमन ले लेता हूँ। 2 कॉमन लेने के बाद में मेरे पास आ जाएगा कि x² प्लस 2x माइनस 143 143 बराबर 0। 2 यहाँ गुणा में आगे जाएगा तो 0 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर मेरे पास में जो भी ब्रैकेट बचता है उस ब्रैकेट को हल करने के लिए हमारे पास में 2 ऑप्शन है। या तो आप सीधा डायरेक्ट पूर्ण वर्ग विधि से हल कर लो, या अगर आप इसके फ्रैक्शन कर पाते हो, इस 2 के 2 ऐसे टुकड़े जिनको जोड़ने पर आपके पास 2 आना चाहिए, गुणा करने पर 143 आने चाहिए। अगर आपको याद हो तो तुरंत याद करें और बताए कि कौन कौन से ऐसे 2 नंबर है जिनको गुणा करने पर ये हमारे पास 143 आता है। तो यहाँ में तो देखिए तब तक लिखता हूँ x², मुझे प्लस की वैल्यू बड़ी चाहिए तो यहाँ मेरे पास 2 फ्रैक्शन हो गए, एक तो 13 और एक 11। 13 माइनस 11 यानी 2x, 13 गुणा 11 यानी 143। कंपल्सरी नहीं, ये वाला मेथड काम में लो, बिना झंझट के कम टाइम में आप दराचारी विधि से भी हल कर सकते हैं। यहाँ पर आ जाएगा आपके पास इन दोनों में तो x कॉमन आ जाएगा, यहाँ आएगा x प्लस के 13, इन दोनों में माइनस का 11 कॉमन आ रहा है और अंदर बचेगा x प्लस का 13 बराबर 0। यदि ये वाला मैं x प्लस 13 कॉमन ले लूं तो यहाँ बचेगा x और माइनस के 11। यदि x प्लस 13 बराबर 0 तो x का मान आ जाएगा प्लस के 13। यदि ये x का मान प्लस का आ रहा था, आगे जाने पर माइनस का आ जाएगा, सॉरी ठीक है, ये प्लस के आगे जाने पर माइनस का हो जाएगा। यदि x माइनस 11 बराबर 0 तो x का मान हमारे पास प्लस के 11 आ जाएंगे। हमें बात करनी है धनात्मक पूर्णांक की। ओनली धनात्मक पूर्णांक पॉजिटिव इंटीजर नंबर की बात हो रही है। अगर केवल पॉजिटिव इंटीजर नंबर की बात हो रही है तो ये वाला माइनस वाला तो लेना ही नहीं है, केवल प्लस वाला काम लेना है। इसलिए x का मान हमारे पास में पहला जो पूर्णांक 11 आ चुका और दूसरा हमारे पास हो जाएगा 11 प्लस 2 बराबर 13। ये हमारा प्रश्न यहाँ कंप्लीट होता है। अब मैं वापस एक बार के लिए आ जाता हूं कौन से पर, विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय। उसके ऊपर मैं एक प्रश्न या 2 प्रश्न और बताता हूं, उसके बाद में देखिए किस प्रकार से प्रश्न हमारे पास और पूछे जा सकते हैं। ये वाले जो प्रश्न है कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको गौर करके देखिएगा। प्रश्न में एक बार लिख देता हूं, मैंने भागफल पूछ लिया, आपको शेषफल पूछ लिया, या फिर ऐसा क्वेश्चन ले लिया हमने जिसमें 2 शून्य दिए हुए हैं, बाकी के शून्य पूछे गए हैं, ऐसे हमने सारे प्रश्न ले लिए। अब मैं प्रश्न ऐसा देता हूं कि यदि हमारे पास प्रश्न दिया है 2 व्यंजकों का गुणनफल दिया है और उनका एलसीएम या एचसीएफ में से कोई एक दिया है और दूसरा हमारे पास में पूछ लिया गया, तो कैसे हम ज्ञात करते हैं। तो देखिए आगे वाला इस प्रकार से होगा। देखिए यहां ऐसा प्रश्न है कि यदि 2 व्यंजकों का गुणनफल 2 व्यंजकों का गुणनफल x माइनस 7 x² प्लस 8x प्लस 12 है, यदि इन व्यंजकों का HCF यानी महत्तम समापवर्ती हाईएस्ट कॉमन फैक्टर x प्लस 6 है। कितना दिया हुआ है? x प्लस का 6 है। तो हमें पूछा है कि LCM ज्ञात करो। यह हमारा प्रश्न है कि यदि 2 व्यंजकों का गुणा इस प्रकार का ये दिया हुआ है, यदि इन दोनों का HCF दिया हुआ है तो LCM ज्ञात करो। सबसे पहले जब हमने प्रश्न पढ़े थे तो हमने क्या पढ़ा था, जैसे हमने कल इवनिंग टाइम में जो सेकंड चैप्टर पढ़ा था उसमें क्या लिखा था कि 2 पूर्णांकों का गुणनफल, मैं मान लेता हूं 2 पूर्णांक जो मेरे पास में A और B के रूप में, पूर्णांकों का गुणनफल जो होता है वो LCM और HCF दोनों के गुणा के बराबर होता है। दोनों संख्याओं का जो गुणा है वो LCM और HCF के गुणा के बराबर होना चाहिए। मुझे A गुणा B का मान ये दिया हुआ है, A का मान मेरे पास में कुछ है और B का मान भी कुछ है, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन हमारे पास में x² प्लस 8x प्लस 12 दिया हुआ है बराबर। दूसरा काम क्या करेंगे,
दूसरा HCF मुझे दिया हुआ है x प्लस का 6 और गुणा में मुझे पूरा पूछ लिया LCM। इन चारों में से यहाँ तो LCM पूछा है, अब जरूरी नहीं एग्जाम में LCM पूछे, उसमें LCM दे दिया जाए HCF पूछे तो भी यही मेथड काम में आएगा। LCM और HCF दोनों ही दे दिए जाए, एक व्यंजक दिया जाए और दूसरा पूछा जाए तो भी यही मेथड काम में आने वाला है। तो देखिए मैं क्या करता हूं, यहां से LCM बराबर ये वाला जो लिखा है मेरे पास में x माइनस का 7, यहां लिखा हुआ है x स्क्वायर प्लस के 8x प्लस के 12 और इसमें मुझे भाग लगाना है किसका, x प्लस 6 का। भाग कैसे लगाएंगे, क्योंकि यहाँ इधर प्लस का है, मतलब सॉरी गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। अब यहाँ मेरे पास में x माइनस 7 जिस रूप में थे उसी रूप में मैंने लिखे हैं, इसके मुझे फ्रैक्शन करने पड़ेंगे, गुणनखंड करने पड़ेंगे। ऐसी दो संख्या जिनको जोड़ने पर 8 आता है, गुणा करने पर 12 आता है। तो देखिए कौन सी नंबर है, याद करें फटाफट, ऐसे दो नंबर जिनको जोड़ने पर 8 आता है, गुणा करने पर 12 आता है। देखिए मैं एक संख्या बताता हूँ, दो संख्या है, मतलब ऐसी कौन कौन सी संख्या है जिनको गुणा करने पर 12 आता है, ये वाले नंबर है। ये वे सारे नंबर है जिनको गुणा करने के साथ हमारे पास में वैल्यू कितनी आती है, 12। या तो 12 को 1 से गुणा करो, या फिर आप किससे गुणा करो, 3 को 4 से, या 4 को 3 से, ये तो एक ही बात हुई, या 6 को 2 से। इनमें से ऐसी कौन सा तरीका है जहां से 8 बनाए जा सकते हैं, इनसे तो बनते ही नहीं है, ये बनता है 6 और 2 से। तो यहां मैं कह देता हूं कि 6x प्लस 2x प्लस 12, ये हमारे पास इस प्रकार का हो गया। अब बट्टे में मेरे पास क्या लिखा है, x प्लस का 6। अब x माइनस का 7, यहाँ इन दोनों में मेरे पास देखिए पहले यहाँ तक मेरे पास x कॉमन आ रहा है, अंदर बचेगा x प्लस का 6। यहाँ इन दोनों में मेरे पास में प्लस का 2 कॉमन आ रहा है, x प्लस का 6 अंदर बचेगा। अब बट्टे में मेरे पास में x प्लस का 6 ऑलरेडी लिखा हुआ है। अब और क्या करेंगे कि x माइनस का 7 लिखा हुआ है, यहाँ x प्लस का 6 मेरे पास कॉमन आ रहा है दोनों ब्रैकेटों में, यहाँ x प्लस का 2 बचेगा, ये मैंने लिख दिया x प्लस का 6। x प्लस 6 से x प्लस 6 कैंसिल हो गया। अब मेरे पास ये बचा मेरे केवल और केवल, एक तो x माइनस का 7 और दूसरा x प्लस का 2। अब इन दोनों को आपस में गुणा कर देते हैं, गुणा करने पर x गुणा x मेरे पास हो जाएगा x स्क्वायर, x गुणा 2 मेरे पास हो जाएगा 2x, माइनस 7 गुणा x मेरे पास हो गया माइनस का 7x, माइनस 7 गुणा 2 मेरे पास हो गया माइनस के 14 यानी 14। ये हो गया x स्क्वायर, माइनस के 7 और प्लस के 2 मेरे पास आ जाएंगे माइनस के 5x माइनस के 14। ये वाला मेरे पास आ गया LCM। इनमें से किसी भी एक की वैल्यू पूछी जाए, सेम इसी मेथड से करनी है। इसी प्रकार की इसी प्रश्न को हम और कैसे हल कर सकते थे, इसके दो और तरीके हैं। कैसे, आप ये वाला जो लिखा है x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 12, इसमें x प्लस 6 का भाग लगा दो। भाग लगा देने के बाद में जो विभाजन एल्गोरिथम पर में पढ़ी थी आपने, अभी हमने देखी थी, इसका भाग इसमें लगाओगे तो भाग जाएगा पूरा पूरा x प्लस 2 बार। जो x प्लस 2 आएगा इसमें इसका भाग लगाने के बाद उसको इससे गुणा कर देना, सेकंड तरीका हो जाएगा। तीसरा तरीका ये हो जाएगा कि आप पहले इन दोनों को गुणा करो और बाद में इसका भाग लगा दो, ये डायरेक्ट आपके पास आंसर आ जाएगा। ये इन तीनों चारों तरीकों में से सबसे छोटा तरीका है, ये इस प्रकार से आप कर सकते हैं। अब देखिए एक प्रश्न हम और देखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। प्रश्न कुछ इस प्रकार का है, यदि दो व्यंजक है, कोई भी व्यंजक हो सकते हैं, दोनों व्यंजक ही हमें नहीं दिए हुए, दोनों का एलसीएम दे दिया, दोनों का एचसीएफ दिया हुआ है और दोनों व्यंजक हमें पूछे गए हैं, किस प्रकार से हल करेंगे। अभी ये वाला पूछा था, 4 में से कोई 3 दिए गए थे, अगर 4 में से 3 ही नहीं दिए जाए और एक तो हमारे पास दे दिया। देखिए जैसे प्रश्न हमारे पास में इस प्रकार का है कि दो व्यंजकों का HCF ये हमारे पास में दिया हुआ है x-1 और दोनों का LCM ये हमारे पास में दिया x का क्यूब माइनस का 7x प्लस का 6। LCM और HCF हमारे पास दोनों दिए गए हैं और हमें क्या पूछा, दोनों ही व्यंजक याद करो। एक चीज का हमेशा ध्यान रखें कि जो HCF होता है वो LCM का एक गुणनखंड होता है। क्या होता है, कोई भी संख्या हो किसी प्रकार की, उसके LCM में HCF का भाग जरूर जाता है। तो मैं सबसे पहला काम यही कर देता हूं कि जो x का क्यूब माइनस का 7x प्लस का 6 है, इसमें भाग लगा देता हूं मैं, किसका,
x माइनस 1 का। भाग लगाने से पहले यहाँ ये देख ले कि यहाँ x की पावर 3 है, x की पावर 2 है ही नहीं। या तो आप x की पावर 2 जो है उसको गुणांक 0 के रूप में लिखो, नहीं लिखते हैं तो कैसे करेंगे, देखिए x क्यूब में x का भाग लगाऊं तो मेरे पास जाएगा x स्क्वायर इंटू x आ गया x का क्यूब, x स्क्वायर इंटू 1, यहाँ मेरे पास में क्या हो गया देखिए माइनस का x स्क्वायर। अब इसको लिखना कहाँ है वो देखिए, एक्स स्क्वायर का मेरे पास पद ही नहीं है, जो पद है ही नहीं उसको पूरा लास्ट में लिखना होता है। अगर यहाँ नहीं लिखना चाहते तो यहाँ आप यहाँ इसके ऐसा लिख दीजिए क्वेश्चन को, एक्स क्यूब माइनस 0 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस का 6, यहाँ प्लस लगो या माइनस 0 है, केवल 0 और ये वाला, ऐसा भी आप लिख सकते थे। वरना अगर नहीं लिखते हो तो यहाँ ये लास्ट में लिखना है। अब ये तो प्लस माइनस कट गया, यहाँ मेरे पास में 7x बच जाएगा, यहाँ 6 बचेगा, यहाँ एक्स स्क्वायर वाली टर्म x से पहले लिखी जाएगी, x का भाग x स्क्वायर में जाएगा माइनस का x, यहाँ माइनस x इंटू एक्स हो जाएगा एक्स स्क्वायर, माइनस x इंटू ये 1, x इंटू 1 यानी माइनस माइनस प्लस का x हो जाएगा, ठीक है, बट्टे में ये प्लस का और ये माइनस का। अब ये प्लस माइनस होने से क्या हो जाएगा, अब मैं कह सकता हूँ कि ये वाला दोनों कैंसिल आउट हो गए। अब यहाँ पर क्या हो गया, ये मेरे पास में 7x लिखा हुआ है और ये मेरे पास में x लिखा हुआ है, ये मेरे पास में 6 लिखा हुआ है। अब इन सब को देखने के बाद में हमारे पास में जो प्रश्न दिखा गया था, जो प्रश्न हमने लिखा था उस प्रश्न में क्या लिखा गया था, x क्यूब माइनस का 7x प्लस का 6। अब यहाँ इस x का भाग इसमें कितनी बार जाता है, इस x यहाँ पहले देखिए यहाँ आता क्या है, यहाँ हमारे पास में आता है 7x माइनस का x, क्या आता है 7x माइनस का x, ये मेरे पास में 8x हो गया। एक बार संख्या चेक कर लीजिए क्या यही संख्या दी हुई है क्या, कोई संख्या में तो मिस्टेक नहीं है, कई बार होता है क्वेश्चन में भी समस्या हो जाती है। मैं एक बार क्वेश्चन देख लेता हूँ, तब तक आप इसका आंसर लिखिए। क्वेश्चन क्या आएगा, यहाँ हमारे पास में जो भी संख्या आएगी ना उसका जो भाग है, भाग हमारे पास में देने के बाद में हमारे पास शेषफल हमेशा 0 आएगा इस प्रकार के प्रश्न में। तो देखिए एक बार मैं क्वेश्चन चेक कर लेता हूँ, शायद क्वेश्चन लिखने में समस्या हो सकती है, तब तक आप इसका आंसर लिखिए आगे से। देखिए हमारा प्रश्न पूरा सही है, हमने भी कहीं छोटी बड़ी कोई मिस्टेक की है, चेक कर लेते हैं एक बार। यहाँ हमने जब इसमें एक्स स्क्वायर वाला भाग लगाया था, यहाँ आगे एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब ये कट गया, यहाँ पर ये देखिए ये जो माइनस का आया था हमें इसको प्लस में कन्वर्ट करना था, प्लस में चेंज करना था। प्लस में चेंज करने से कौन सा फायदा होता है, देखिए ये एक्स स्क्वायर जो प्लस का है, अगर ये प्लस का है इसमें इसका भाग लगाने पर ये वाला प्लस हो जाएगा। यहाँ पर ये मिस्टेक हो गई थी और कोई नहीं, यहाँ पर प्लस छोटी मोटी जो प्लस माइनस मिस्टेक है उसका विशेष ध्यान रखना है, बोर्ड एग्जाम में ऐसी गलती नहीं करनी है। इन दोनों को इंटू करते हैं तो x इंटू एक्स हो जाएगा एक्स स्क्वायर, x इंटू 1 हो जाएगा मेरे पास माइनस का x, ये प्लस का था माइनस हो गया, ये कट गए, माइनस का ये x इसको प्लस का हो जाएगा। यहाँ पर मेरे पास देखिए ये 7x कैसे हैं माइनस के, तो यहाँ मेरे पास 6x बचेंगे और ये प्लस का 6, इसमें इसका भाग लगाता हूं तो मेरे पास आएगा माइनस का 6, माइनस 6 इंटू एक्स माइनस का 6x, माइनस और माइनस मेरे पास प्लस का 6। अब यहाँ देखिए ये तो मेरे पास 0 बच गया, भाग कितनी बार गया वो एकदम विशेष तौर से ध्यान रखेंगे और वही हमारे पास काम में आने वाला है। वापस यहाँ मैं लिखता हूं विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय से भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर यानी शेषफल। अब देखिए ये डिवीजर ये डिवाइजर क्वोशेंट एंड रिमाइंडर। अब मैं बात करता हूं कि मैंने भाग किसका लगाया था, x माइनस 1 का, कितनी बार गया था, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6, शेषफल 0 है। अगर आपको याद हो तो मैंने शुरुआत में बताया था कि प्रूफ कैसे किया जाता है कि उनके जो शून्य आते हैं वो सही है या गलत है, उससे संबंधित देखिए जब हमने विभाजन एल्गोरिथम में ये सिद्ध किया था उसी प्रकार से यहाँ होगा। x माइनस 1 हमने स्थान पर यहाँ इसके मैं क्या लिख देता हूँ, एक्स स्क्वायर एज इट इज, ये माइनस के 6 एज इट इज। ऐसी दो संख्याएं बताओ जिनको गुणा करने पर 6 आता है और जोड़ने पर 1 आता है, तो मेरे पास सीधा सा पता एकदम छोटा सा नंबर है 3 और 2, ये हो गया। अब x माइनस 1 तो ठीक है परफेक्ट है। यहाँ पर मेरे पास देखिए इन दोनों में x कॉमन आ रहा है, यहाँ पर बचेगा x प्लस का 3, इन दोनों में माइनस का 2 कॉमन आ रहा है, बचेगा x प्लस का 3, यहाँ तक ठीक है। अब मैं यहाँ इसको ऐसा लिख देता हूँ कि x माइनस 1 आ गया, यहाँ इन दोनों ब्रैकेट की वैल्यू x प्लस 3 है, यहाँ बचेगा x माइनस 2। यह जो वैल्यू आई है वो वैल्यू हमारे पास भाज्य के बराबर आई है, अर्थात LCM के बराबर आई है। यहाँ मैं लिख देता हूँ
x का क्यूब माइनस 7x प्लस का 6। हमारा 95% काम हो चुका है, 5% बाकी है, वो केवल हमारे कॉमन सेंस पर डिपेंड करता है। कैसे? मैंने शुरुआत में लाइन बोली थी कि HCF वह संख्या होती है जो दोनों में प्रेजेंट होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ कितना लिखा है x माइनस 1। देखिए मुझे दो व्यंजक बताना था, यहाँ पहला व्यंजक और ये दूसरा व्यंजक। मैंने बोला HCF वह वैल्यू होती है जो दोनों में प्रेजेंट है, यानी x माइनस 1। x माइनस 1 पहले वाले में भी है और x माइनस 1 दूसरे वाले में भी है, दोनों में है। अब यहाँ पर मेरे पास में जो है x माइनस 1 ये तो मैंने लिख दिया। अब मेरे पास दो बच गए, एक तो x प्लस का 3, x माइनस 2। इनका क्या करें, एक तो आप पहले वाले के साथ लिख दो, एक दूसरे वाले के साथ लिख दो। ये ऊपर लिख दो तो भी कोई समस्या नहीं है। हमने दोनों व्यंजक पूछे, क्रम से नहीं पूछे। x गुणा x मेरे पास हो जाएगा x स्क्वायर, x गुणा 3 मेरे पास हो जाएगा 3x, 1 गुणा x मेरे पास माइनस का 1, 3 गुणा 1 मेरे पास माइनस का 3 हो गया। इसको लिख देता हूं मैं x स्क्वायर, 3 में से 1 कम हो गया, मेरे पास बच गए 2x माइनस का 3। और यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा देखिए x स्क्वायर, 1 गुणा 2 यानी माइनस का 2x, x गुणा x यानी x, और ये माइनस माइनस प्लस का 2। यहाँ आ जाएगा आपके पास x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। ये पहला व्यंजक और ये दूसरा व्यंजक। अगर ये ऊपर नीचे लिखोगे तो ये पहला व्यंजक आ जाएगा और ये दूसरा व्यंजक आ जाएगा। इस प्रकार इस क्वेश्चन के साथ आज अपना जो चैप्टर है वो 3 यही कंप्लीट करते हैं। आशा करते हैं कि आज ये जो चैप्टर नंबर 3 हुआ है वो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाला है। ये आपको वीडियो पूरा किस प्रकार का लगा कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, अपने सभी दोस्तों में शेयर करें तथा उन सभी विद्यार्थियों तक शेयर करें जो अब की बार 30 जून को बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, ताकि जितने भी हमारे पास में वीडियोस आने वाले हैं उन सब की सहायता से वो अपनी प्रिपरेशन जो है बहुत ही बढ़िया बना सके। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिए हमारे साथ। हम मिलते हैं इवनिंग में 5 बजे। इसी प्रकार जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर रहेगा, चैप्टर नंबर 5 जो ग्राफ से संबंधित है, वो सभी प्रकार के विद्यार्थियों को 6 नंबर मिलाता है। 6 नंबर यानी पूरे 1% का काम करेगा। तो बात करते हैं इवनिंग में 5 बजे। बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।